आप सभी का स्वागत है हमारी कॉमर्स क्लास में। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम वाणिज्य शिक्षा शब्द को 1904 में किसके द्वारा परिभाषित किया गया? जेम्स स्टीफेंस द्वारा, याने हार्वर्ड द्वारा, जिसमैन हरिक द्वारा, एक्लिन थॉमस द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसमैन हरिक द्वारा। तो क्लास फास्ट करेंगे। वाणिज्य अथवा अंग्रेजी के बिजनेस शब्द का जन्म निम्नलिखित में से किस शब्द से हुआ? बिजी या व्यस्त? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों, बिजी और व्यस्त दोनों से हुआ था। अगला, वाणिज्य से तात्पर्य उन समस्त साधनों के योग से है जिनके द्वारा वस्तुओं के विनिमय में व्यक्तियों, स्थान तथा समय की बाधाओं को दूर करने में संलग्न है। यह कथन किसका है? लॉमेक्स, जेम्स स्टीफेंस, निकोलस। राइट आंसर हो जाएगा जेम्स स्टीफेंस। वाणिज्य के अंतर्गत व्यवहार एवं व्यापार से संबंधित कौन सी क्रिया निम्नलिखित में सम्मिलित हैं? उत्पादन मंडियाँ, भंडारगृह, बैंकिंग और यातायात। तो इसमें जो है सभी आ जाएंगे हमारे, उत्पादन मंडियाँ, भंडारगृह और बैंकिंग, यातायात। राइट आंसर टी हो जाएगा। अगला, वाणिज्य शिक्षा अध्ययन का एक ऐसा विषय है जो मनुष्य को निम्नलिखित में किस क्रिया का ज्ञान देती है? ए व्यवसायिक क्रियाओं का, बी आर्थिक क्रियाओं का, या फिर येन केन प्रकरण धन कमाने का, डी ए और बी दोनों का। राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों का, व्यवसायिक क्रिया और आर्थिक क्रियाओं का। वाणिज्य सेवाओं के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे सम्मिलित नहीं करेंगे? मंडियाँ, संचार सुविधाएं, अध्यापक, बीमा एवं बैंकिंग। इसका सही जवाब देगा बी, अध्यापक। क्वेश्चन, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले व्यवसाय में कौन सम्मिलित नहीं है? वित्तीय संस्थाएं, चिकित्सक, पुलिस, इंजीनियर। सही जवाब हो जाएगा वित्तीय संस्थाएं। वस्तुओं की क्रय विक्रय, वस्तुओं के विनिमय और निम्नलिखित माल के वितरण को वाणिज्य कहते हैं। यह कथन किसका है? एक्लिन थॉमस का, लॉमेक्स का, निकोलस या फिर जेम्स स्टीफेंस का। राइट आंसर हो जाएगा एक्लिन थॉमस का। प्रो जे एम कीन्स के कथन डैश एक दिए हुए उद्देश्य के लिए नियमों की प्रणाली है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रो जे एम कीन के कथन कला एक दिए हुए उद्देश्य के लिए नियमों की प्रणाली है। राइट आंसर हो जाएगा आपका कला। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक व्यवसाय को यह मानना चाहिए कि दूसरा व्यवसाय उसका ना होकर उसका है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रत्येक व्यवसाय को यह मानना चाहिए कि इसका दूसरा व्यवसाय प्रतियोगी न होकर पूरक है। अगला, वाणिज्य से संबंधित शब्द क्या है? वाणिज्य ने श्रम विभाजन को जन्म दिया है। श्रम विभाजन आधुनिक सभ्यता का आधार है। वाणिज्य ने विनिमय को सुविधाएं प्रदान की है। राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, क्रियाओं का मुख्य संबंध निम्नलिखित में से किससे होता है? समाज सेवा से, आजीविका से, धन अर्जन से, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति से। तो राइट आंसर हो जाएगा धन अर्जन से। अगला, वाणिज्य शिक्षा निम्नलिखित किस रूप में व्यापारियों को अनेक कार्यों को करने के योग्य बनाती है? प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से, ए और बी। राइट आंसर हो जाएगा सी। वाणिज्य शिक्षण में छात्रों को निम्नलिखित में किसका ज्ञान दिया जाता है? बही खाता, कार्यालय प्रबंध का, लेखा निरीक्षण का, या फिर इन सभी का। तो राइट आंसर हो जाएगा इन सभी का। अगला, वाणिज्य आर्थिक ढांचे का वह पहलू है जो व्यवसाय एवं औद्योगिक उत्पादन के प्रबंध एवं वितरण से संबंधित रहता है। इस प्रकार यह संपूर्ण आर्थिक ढांचे का समन्वयकारी तत्व है। यह परिभाषा निम्नलिखित में किसकी है? याने हार्वर्ड की, लॉमेक्स की, रोजे एम कीन्स की, या प्रो कोसा की। राइट आंसर हो जाएगा याने हार्वर्ड की। वाणिज्य शिक्षा शिक्षा का वह रूप है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से व्यापारी को उनके कार्य को तैयार करता है। उपरोक्त निम्न में से किसकी परिभाषा है? जिसमैन हरिक, याने हार्वर्ड, एक्लिन थॉमस, कोठारी आयोग। तो राइट आंसर हो जाएगा कोठारी आयोग।
आर्थिक एवं व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित क्रियाएं निम्नलिखित में कौन सी वर्ग की हैं? व्यापार एवं उद्योग, वाणिज्य, व्यापार एवं वाणिज्य संबंधी क्रियाएं या फिर ये सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी, डी। केवल व्याख्या करता है जबकि साध्यों की प्राप्ति के लिए विचारों का प्रतिपादन करती है। तो हो सके इस महत्वपूर्ण कथन में रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा बी। विज्ञान केवल व्याख्या करता है जबकि कला साध्यों की प्राप्ति के लिए विचारों का प्रतिपादन करती है। निम्नलिखित में अनार्थिक क्रिया कौन सी है? समाज सेवा, देश प्रेम, स्नेह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये सभी जो है अनार्थिक क्रियाएं हैं। केंद्र या राज्य के अधीन प्रतिष्ठान को क्या कहते हैं? निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र। तो केंद्र के अधीन प्रतिष्ठान को क्या कहते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र। राइट आंसर हो जाएगा सी। पार्ट 2। चलिए आगे पढ़ते हैं। सह संबंध का आधुनिक स्वरूप लगभग कितने वर्ष पूर्व विकसित हुआ? आप लोग मैसेज करके बताइए आंसर, सही आंसर। सह संबंध का आधुनिक स्वरूप लगभग कितने वर्ष पूर्व विकसित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 150 वर्ष पूर्व। शिक्षा का सह संबंध शिक्षा सारथी हर्बर्ट ने किस सिद्धांत से हुआ? सामाजिक सिद्धांत, दार्शनिक सिद्धांत, व्यवहारिक सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा दार्शनिक सिद्धांत। राइट बी। अगला क्वेश्चन, शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट ने शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या बताया है? वाणिज्य शिक्षा, हस्तकला या चरित्र निर्माण या धनार्जन? तो शिक्षा सारथी हर्बर्ट ने शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बताया चरित्र का निर्माण। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल, महात्मा गांधी ने केंद्रीय विषय किसे माना है? हस्तकला को, प्राकृतिक अध्ययन को, अर्थशास्त्र को या समाजशास्त्र को? महात्मा गांधी ने हस्तकला को केंद्रीय विषय माना है। सह संबंध स्तर विद्यालय के विभिन्न विषयों को यथासंभव एक दूसरे से संबंधित करने का प्रयास करता है। यह परिभाषा किसकी है? डंगल की, जेम्स स्टीफेंस, बर्नाई या हर्बर्ट? तो ये परिभाषा बर्नाई ने दी है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, हाई स्कूल स्तर पर वाणिज्य शास्त्र में पढ़ाया जाने वाला विषय निम्नलिखित में कौन सा है? पुस्तपालन एवं लेखा शास्त्र, व्यापार पद्धति, अधिकोषण तत्व एवं वाणिज्य अर्थशास्त्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, डी। सह संबंध के सभी विषय किसमें वृद्धि करते हैं? मानवीय ज्ञान में, वाणिज्य ज्ञान में, सामाजिक ज्ञान में, आर्थिक ज्ञान में? तो सह संबंध मानवीय ज्ञान में वृद्धि करता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में वर्तमान समय में समन्वय का कौन सा रूप है? शीर्ष समन्वय, अनुप्रस्थीय समन्वय, जीवन से समन्वय या फिर ये सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। समन्वय द्वारा हम ज्ञान की से अवगत होते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो समन्वय द्वारा हम ज्ञान की अखंडता से अवगत होते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट ने सह संबंध के सिद्धांत का आधार निम्नलिखित में क्या माना है? वर्तमान ज्ञान का सिद्धांत, पूर्वानुवर्ती ज्ञान का सिद्धांत, भावी ज्ञान का सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, पूर्वानुवर्ती ज्ञान का सिद्धांत। अगला, वाणिज्य शिक्षा अधिगम कहाँ संभव है? विद्यालय के अंदर या फिर विद्यालय के बाहर? ए और बी दोनों, उपरोक्त में कोई नहीं? तो राइट आंसर सी, ए और बी दोनों। श्रव्य दृश्य सामग्री का वाणिज्य शिक्षा में प्रयोग करने से क्या नहीं आती है? कुशलता, प्रभावशीलता, रुकावट, ए और बी दोनों? तो श्रव्य दृश्य सामग्री का वाणिज्य शिक्षा में प्रयोग करने से रुकावट नहीं आती। राइट आंसर सी हो जाएगा। वाणिज्य शिक्षा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निम्नलिखित प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है? दृश्य एक पक्षी, दृश्य दो पक्षी, श्रव्य दृश्य एक पक्षी, श्रव्य दृश्य दो पक्षी? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, श्रव्य दृश्य दो पक्षी। प्रश्नोत्तर विधि को अन्य किस नाम से जानते हैं? सुकराती विधि, प्रयोजना विधि, कार्यशाला विधि, खोज? तो प्रश्नोत्तर विधि को सुकराती विधि से जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए। संप्रेषण के कितने पक्ष होते हैं? 2, 4, 6, 8? आंसर से हो जाएगा ए, 2। जादू की लालटेन को अन्य किस नाम से जानते हैं? विलेज टॉर्च, नाइट टॉर्च, डाई स्कीप, आई डस्कीप? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाई स्कीप, सी। अगला, चित्र विस्तारक यंत्र निम्नलिखित में किस दो यंत्रों का मिश्रण है? एपोस्कोप,
डाइस्कोप या ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, एपोस्कोप और डायोस्कोप। वाणिज्य शिक्षण में उपयोग की जाने वाली सहायक सामग्री निम्नलिखित में क्या है? टंकन मशीन एवं टेलीफोन, छेद करने एवं नत्थी करने की मशीन, समय लेखन एवं रोकड़ लेखन यंत्र या फिर ये सभी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। टेलीफोन को अन्य किस नाम से जानते हैं? भाषण यंत्र, रोकड़ लेखन यंत्र, समय लेखन यंत्र, डाक तोड़ने का यंत्र। राइट आंसर हो जाएगा ए, भाषण यंत्र के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में कौन श्रव्य सामग्री नहीं है? फ्लैश कार्ड, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन या रेडियो। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लैश कार्ड, ए। पार्ट थर्ड का पहला क्वेश्चन, वाणिज्य एक प्रकार का प्रशिक्षण है जो अपने प्राथमिक उद्देश्यों के रूप में व्यक्तियों को धंधे में प्रवेश हेतु तैयार करता है। उपयुक्त परिभाषा निकोलस की है, लॉन की है, हैरी की है, लॉमेक्स की है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ये परिभाषा निकोलस की है। उद्देश्य की संधि विच्छेद करने पर प्रथम शब्द उक्त का अर्थ है उद्देश्य, सरल उद्देश्य, ऊपर की ओर या फिर आंदोलित होना। उसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उक्त का अर्थ है ऊपर की ओर। एडवर्ड क्रम ने शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारित हेतु निम्नलिखित में किस उद्देश्य का उल्लेख किया है? पृष्ठभूमिगत क्षेत्रों का अध्ययन, व्यापक क्षेत्रों का विश्लेषण, समस्या आधारित उपागम या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। वाणिज्य शैक्षिक उद्देश्यों का निम्नलिखित में कौन सा स्रोत है? ए, व्यक्ति, समाज, ज्ञान या फिर ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला, उद्देश्य का ज्ञान बिना अध्यापक उस नाविक के समान है जिसे अपने लक्ष्य का ज्ञान नहीं है तथा छात्र उस पतवार विहीन नौका के समान है जो समुद्र की लहरों के थपेड़े खाती तक की ओर बह रही है। उपरोक्त कथन किसका आंसर हो जाएगा ए। वाणिज्य शिक्षा उद्देश्यों का मनोगत्यात्मक पक्ष निम्नलिखित में कौन सा है? उद्दीपन, नियंत्रण, समायोजन या फिर ये सभी। राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला, वाणिज्य शिक्षण में सक्रियता से पहल करने वाले कोठारी आयोग का कार्यकाल कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1964 और 66 के बीच। वह शिक्षा जो व्यापारी के पास जो उसको अधिक सफल एवं उपयुक्त व्यापारी बनाती है उसके लिए वाणिज्य शिक्षा है, चाहे वह चारदीवारी में प्राप्त हो या नहीं। उपरोक्त कथन लॉन, निकोलस, जेम्स स्टीफेंस या एक्लिन थॉमस। राइट आंसर हो जाएगा ए, लॉन का। उद्देश्य पूर्व निर्धारित साध्य होता है जो किसी कार्य या क्रिया का मार्गदर्शन करता है। उपरोक्त परिभाषा एनसीईआरटी की या कार्टर वी गुड की, कोठारी आयोग की या मुदालिया आयोग की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कार्टर वी गुड। उद्देश्य की प्रकृति क्या है? अनिश्चित, अस्पष्ट, अल्पगामी या ए और बी दोनों। अनिश्चित और अस्पष्ट दोनों हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। एडवर्ड कर्क ने अपनी पुस्तक करिकुलम प्लानिंग में शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करने के लिए कितने उपागमों का उल्लेख किया है? 2, 4, 6 या फिर 8। राइट आंसर हो जाएगा बी, 4। वाणिज्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है? मानव समाज की व्याख्या करना, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, आर्थिक परिवर्तन हेतु तैयार करना या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पूंजीगत वस्तु कौन सी है? मशीनें, कपड़े, जूते, चाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मशीनें। अगला, वाणिज्य शिक्षा में माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 द्वारा कौन सा उद्देश्य उल्लेखित किया गया है? व्यावसायिक कुशलता का विकास, लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, व्यक्तित्व का विकास या फिर ये सभी। राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। उद्देश्य की संधि विच्छेद की द्वितीय शब्द दिशा का अर्थ है दिशा स्पष्ट करना, दक्षिण दिशा, रास्ता दिखाना या उपरोक्त सभी। तो दिशा का अर्थ हो जाएगा दिशा स्पष्ट करना, ए। अगला, प्राप्त उद्देश्य छात्र के व्यवहार में वह इच्छित परिवर्तन है जो विद्यालय द्वारा पथ प्रदर्शित अनुभव का परिणाम होते हैं। उपरोक्त परिभाषा लॉयन, लॉमेक्स, कार्टर वी गुड या निकोलस की है। राइट आंसर हो जाएगा सी, कार्टर वी गुड।
आप उद्देश्य निम्नलिखित में कौन से हैं? व्यक्तिनिष्ठ या वस्तुनिष्ठ? ए और बी दोनों, ये उपरोक्त में कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। प्राप्य उद्देश्य वस्तुनिष्ठ होते हैं। करिकुलम प्लानिंग के लेखक हैं एडवर्ड क्रक, एग्रीन थॉमस, यानी हैबर्ट या लॉमेक्स। राइट आंसर हो जाएगा ए, एडवर्ड क्रक। लाभ प्रयोजन निम्नलिखित में किस क्रिया का एक प्रमुख लक्ष्य है? सामाजिक क्रियाओं का, व्यक्तिगत क्रियाओं का, वाणिज्यिक क्रियाओं का, या उपरोक्त सभी? तो लाभ प्रयोजन जो है वाणिज्यिक क्रियाओं में आता है। अगला, अवबोधन के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी क्रियाएं आती हैं? अनुवाद, बात, पेशन, व्याख्या, या फिर ये सभी? राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। मानव व्यवहार के समान तत्वों को वर्गीकृत करने हेतु प्रयास कब किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1948 में। अगला, वाणिज्य शिक्षा का निम्नलिखित में ज्ञानात्मक पक्ष कौन सा नहीं है? ज्ञान संश्लेष, अनुमूलन, या प्रयोग? तो ज्ञानात्मक पक्ष क्या नहीं है मेरा? राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुमूलन। कमेंट करके बताइए वो क्लास कैसे लगी हो। प्लीज़ जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं सब्सक्राइब करिए चैनल को। अगला क्वेश्चन, शिक्षा में जिन युक्तियों, आयव्ययों, रचनाओं तथा प्रवृत्तियों का विकास किया गया है उन्हें क्या कहते हैं? शिक्षा में नवाचार, शिक्षा प्रक्रिया, सामूहिक शिक्षा, या फिर सूक्ष्म लघु शिक्षा? तो शिक्षा में नवाचार। राइट आंसर ए हो जाएगा। नवाचार का अर्थ है नवीन व्यवहार या पुराना व्यवहार, ये और भी दोनों ही उपरोक्त में कोई नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवीन व्यवहार। नवाचार एक ऐसा विचार है, व्यवहार है अथवा पदार्थ है जो नवीन है और वर्तमान स्वरूप में गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है। ये परिभाषा किसकी है? मैक कॉलम, बर्नार्ड एसी, या किल्बर्ट, या डेविड पंके? ये परिभाषा जो है बर्नार्ड एसी की। राइट आंसर डी हो जाएगा। वाणिज्य शिक्षा में निम्नलिखित किस नवाचार का प्रयोग किया जाता है? अनुकरणीय शिक्षा, सूक्ष्म शिक्षा, ट्यूटोरियल शिक्षा, या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला, सूक्ष्म शिक्षा में विशिष्ट कक्षा कक्ष परिस्थितियाँ निहित होती हैं जो सीमित आकार, क्षेत्र तथा समय में संबंधित होती हैं। परिभाषा किसकी? डेविड यंग, लीडू, डॉक्टर सिंह, या एम.बी. बुच? तो ये परिभाषा जो है डॉक्टर सिंह ने दी है। अभिक्रमिक शिक्षण के सिद्धांत निम्नलिखित में कौन सा है? सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, लघु पदों का सिद्धांत, स्वगति का सिद्धांत, या फिर ये सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। सूक्ष्म शिक्षण में डैश की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म शिक्षण में किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दी पुष्टि। नवाचार आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में एक मूल्य जोड़ने वाली नवीनता का उत्पादन या स्वीकृत, परिपाक और दोहन है। उत्पादों, सेवाओं और बाजारों का नवीनीकरण और विस्तार है। उत्पादन की नई पद्धतियों का विकास है और नए प्रबंध तंत्रों का स्थापन है। यह एक प्रक्रिया भी है और परिणाम भी है। यह परिभाषा किसके द्वारा कही गई है? क्रोसन, हब्डेन, या बर्नार्ड एसी, या ए और बी दोनों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, डी। कौन सी नवाचारी संस्था हो सकती है? विद्यालय, अस्पताल, नगर निगम, या फिर ये सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला, निम्नलिखित में सूक्ष्म शिक्षा का आधारभूत सिद्धांत कौन सा है? वास्तविक अध्ययन का सिद्धांत, प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, या नियंत्रित अभ्यास का सिद्धांत, या फिर ये सभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। टोली या दल शिक्षण की एक अनुदेशनात्मक व्यवस्था है जिसमें शिक्षण दल तथा विद्यार्थी एक साथ कार्य करते हैं। इनमें से दो या दो से अधिक शिक्षक उत्तरदायी के साथ अनुदेशन करते हैं। यह परिभाषा इसकी है रोपलिन, फ्रीमैन, एच.एस. डेविस, या जिलाइट ट्रम्प? तो ये परिभाषा किसने दी है? रोपलिन ने। राइट आंसर हो जाएगा ये। सूक्ष्म शिक्षण का विकास एलन द्वारा कब किया गया? 1963 में। राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन से कंप्यूटर की विशेषता है? स्वचालन, संग्रह क्षमता, उच्च सक्षमता, या फिर ये सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर को से अनुदेशन के रूप में इलियान वायसे विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम प्रयोग में कब लाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1961 में। नवाचार क्या है? प्रक्रिया है या परिणाम है, या ए और बी दोनों हैं? उपरोक्त में कौन है? तो नवाचार प्रक्रिया और परिणाम दोनों हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। नवाचार की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती निम्नलिखित में से किसके मध्य सामंजस्य बिठाना होता है? प्रक्रिया नवाचार, उत्पाद नवाचार, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में कोई नहीं?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, सी। अगला, सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा कालांश का समय होता है। सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा कालांश का समय कितना होता है? 10 से 5 मिनट। राइट आंसर दे जाएगा। टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग नामक पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर एल.जी. सिंह, डॉक्टर आर.एस. शर्मा, एम.बी. बुच या एडिसन थॉमस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर आर.एस. शर्मा। भारत का पहला शिक्षा संबंधी उपग्रह GSAT-3, GSAT-8, सेट या सैटेलाइट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, GSAT-3। किंडरगार्टन पद्धति के जनक कौन है? महात्मा गांधी, मैडम मानसे, फ्रॉबेल या जॉन डे। बताइए भाई आंसर करके आप लोग। राइट आंसर हो जाएगा सी, फ्रॉबेल। देखते हैं, चलिए आगे क्वेश्चन। जिस शिक्षण में छात्रों की विशेष समस्याओं का निदान करने हेतु विशेष प्रयास किया जाते हैं उसे निदानात्मक परीक्षण कहा जाता है। यह परिभाषा किसकी है? मार्सेल, गुड, ब्राफी या डी, बी और सी दोनों के अनुसार। तो ये परिभाषा किसने दी है? मार्सेल ने। ए हो जाएगा। निदानात्मक परीक्षण के अंतर्गत छात्रों के किस कौशल का परीक्षण किया जाता है? तो इसका बुद्धि एवं रुचि का, अभिवृद्धि का, व्यवसायिक परीक्षणों का या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन, अधिगम की समस्याओं, कठिनाइयों एवं कमियों का मापन निम्नलिखित में किस परीक्षण द्वारा किया जाता है? बुद्धि परीक्षण द्वारा, मानकीकृत परीक्षण द्वारा, निदानात्मक परीक्षण द्वारा या वस्तुनिष्ठ परीक्षण द्वारा। तो कमियों और समस्याओं का मापन जो है निदानात्मक परीक्षण द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने का प्रयत्न करता है जो छात्र को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करे। यह परिभाषा किसकी है? योगम की, सिम्पसन की, योगम और सिम्पसन की या मार्सेल या ब्राफी की। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, योगम और सिम्पसन की। उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या हैं? छात्रों की अधिगम संबंधी कमियों को दूर करना, समय और शक्ति का सकारात्मक संरक्षण, मंदबुद्धि बालकों में आत्मविश्वास जागृत करना या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। किलपैट्रिक निम्नलिखित में किस पद्धति के प्रवर्तक हैं? तो इसका राइट आंसर होगा परियोजना पद्धति के। निम्नलिखित में कौन शिक्षण का त्रिआयामी साधन है? एक फूल, कुर्सी, ए और बी दोनों, उपरोक्त में कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। वाणिज्य शिक्षण अधिगम कहाँ संभव है? विद्यालय के अंदर, विद्यालय के बाहर, ए और बी दोनों, उपरोक्त में कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा सी। श्रमदृश्य सामग्री का वाणिज्य शिक्षण में प्रयोग करने से क्या नहीं आती? कुशलता, प्रभावशीलता, रुकावट, ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रुकावट। लेखन कौशल में मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि है? प्रश्नोत्तर लिखना, अनुभव लेखन, सुलेख या श्रुतलेख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुभव लेखन। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है मूल्य बताना, मूल्य का विश्लेषण करना, मूल्य का अंकन करना या मापन करना। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा सी, मूल्य का अंकन करना। मूल्यांकन में व्यक्ति अथवा समाज अथवा दोनों की वृद्धि से क्या अच्छा है अथवा क्या वांछनीय है का विचार या लक्ष्य निहित रहता है। यह कथन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, H. रैमर्स एवं एनल गेट का। वाणिज्य शिक्षण में मानसिक क्रिया के आधार पर प्रश्नों का वर्गीकरण का प्रकार निम्नलिखित में कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, सी। वस्तुनिष्ठ परीक्षा का प्रमुख लाभ निम्नलिखित में कौन सा है? परीक्षाओं का वैधता, छात्रों का वर्गीकरण, विश्वसनीयता या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला, वाणिज्य शिक्षण में निबंधनात्मक प्रश्नों का कैसा मूल्यांकन होता है? राइट आंसर हो जाएगा सीमित मूल्यांकन। मूल्यांकन कार्यक्रम की विशेषता क्या है? मूल्यांकन कार्यक्रम की विशेषता क्या है? छात्रों की सहभागिता, सततता या व्यापकता, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का निर्माण जितना डैश है मूल्यांकन उतना ही डैश है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
तो वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का निर्माण जितना कठिन है, मूल्यांकन उतना ही आसान है। राइट आंसर हो जाएगा ए। मूल्यांकन का उद्देश्य है छात्रों को परीक्षाओं में उत्तीर्ण घोषित करना, छात्रों को परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण घोषित करना, छात्रों ने क्या सीखा यह जानना, या उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मूल्यांकन उपागम में प्राथमिकता निम्नलिखित में किसे दी जाती है? कथन को, प्रस्तुतिकरण को, शिक्षण उद्देश्यों को, या शिक्षण बिंदुओं को। राइट आंसर हो जाएगा सी, शिक्षण उद्देश्यों को। मूल्यांकन की प्रक्रिया में क्या किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। शिक्षा में मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निर्णय किया जाता है कि किसी चीज़ की मापी सीमा और परिणाम के आधार पर स्वीकार्य अथवा वांछनीय है या नहीं। यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। तो क्लास मेयर और गुडविन ये दोनों ने बोला है बात। वाणिज्य शिक्षण में रिस्क ने प्रश्नों को कितने वर्गों में विभाजित किया है? 2 भागों में विभाजित किया है। वाणिज्य शिक्षण निरंतर व्यापक मूल्यांकन पद्धति अभियोग कार्यक्रम को कब स्वीकार किया गया? 1992 में। अगला, किसने कहा है कि ये स्थितियां मानसिक मूल्यांकन है जो संघर्ष और चिंता के पहलू हैं? जीन पियाजे ने, राल्फ टायलर, वाटसन या हिलगार्ड ने? तो ये बात जो है राल्फ टायलर ने कहा है। निम्नलिखित में मूल्यांकन प्रक्रिया का कौन सा महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है? समाज, उद्देश्य, अधिगम, अनुभव या मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाज। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है छात्रों की उपलब्धियों को मापना, छात्रों की त्रुटियों को ढूंढ निकालना, छात्रों को सीखने के दौरान पाई जाने वाली कमियां व उनका निदान करना, छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, छात्रों की सीखने के दौरान पाई जाने वाली कमियां व उनका निदान करना। अगला 18 क्वेश्चन, सतत और व्यापक मूल्यांकन की नोडल एजेंसी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा CBSE। सतत और व्यापक मूल्यांकन कब से लागू किया गया? 2009 से। अगला, शिक्षण अधिगम्य निदानात्मक परीक्षणों को लाने का श्रेय किस शिक्षा शास्त्री को जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्किनर। पार्ट 7 लास्ट। अनुसंधान नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास है या परिभाषा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलवी रिटमैन। क्रियात्मक अनुसंधान निम्नलिखित में किस अनुसंधान का महत्वपूर्ण भाग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शैक्षिक अनुसंधान का। वाणिज्य शिक्षण में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख समस्याएं क्या हैं? बाल व्यवहार से संबंधित समस्याएं, शिक्षण से संबंधित समस्याएं, परीक्षाओं से संबंधित समस्याएं, या ये सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों, निरीक्षकों और प्रशासकों द्वारा अपने निर्णयों तथा कार्यों में गुणात्मक सुधार लाने के लिए किया जाने वाला अनुसंधान है। यह कथन किसका है? SM कोरे, मैक ग्रेथटे या कार्टर वीगुड या फिर PS कुक। तो ये कथन जो है कार्टर वीगुड का है। वाणिज्य शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान में छात्रों को किस स्तर में वृद्धि होती है? आकांक्षा स्तर में, निष्पादन स्तर में, या A और B दोनों स्तर में? प्रश्न में कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, A और B दोनों। अगला, क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य तथ्यात्मक, व्यवहारिक, सैद्धांतिक या इनमें से कोई नहीं? तो क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है व्यवहारिक। क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वप्रथम सूत्रपात किस देश में हुआ? राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। शैक्षिक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जो शैक्षिक परिस्थितियों में एक व्यवहार संबंधी विज्ञान के विकास की ओर अग्रसर होती है। यह परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा MS ट्रैवर्स की है। अगला, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं सेलर, डेविस, ब्रूनर या बेंट? तो द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं ब्रूनर। राइट आंसर से। निम्नलिखित में शैक्षिक अनुसंधान का प्रकार कौन सा है? मौलिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, A और B दोनों, या उपरोक्त में कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा सी,
क्रियात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान है जो एक व्यक्ति को अपने उद्देश्यों को अधिक उत्तम प्रकार से प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। यह कथन है राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा संस्थान का, रिसर्च एंड एजुकेशन का, प्राथमिक शिक्षा आयोग का, मुद्रालय आयोग का, तो रिसर्च एंड एजुकेशन का। क्रियात्मक अनुसंधान कितने प्रकार का होता है? क्रियात्मक अनुसंधान 4 प्रकार के होते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान वाणिज्य शिक्षण में क्या है? बाह्य मूल्यांकन, आंतरिक मूल्यांकन, ए और बी दोनों, या फिर उपयुक्त में कोई नहीं। तो क्रियात्मक अनुसंधान वाणिज्य शिक्षण में बाह्य मूल्यांकन और आंतरिक मूल्यांकन दोनों है, ए और बी दोनों। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला, क्रियात्मक अनुसंधान की वाणिज्य शिक्षण में रूपरेखा कैसी होती है? सरल, कठोर, लचीली, या उपरोक्त में कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा सी, लचीली। वाणिज्य शिक्षण में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग शिक्षा में करने का श्रेय किसे जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्टीफन एम कोरे को। रोमांस ऑफ रिसर्च नामक पुस्तक के लेखक हैं, रोमांस ऑफ रिसर्च नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एलवी रिडमैन। अनुसंधान किसी समस्या के अच्छे समाधान के लिए क्रमबद्ध तथा विशुद्ध चिंतन एवं विशिष्ट उपकरणों के प्रयोग की एक विधि है, यह कथन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी क्रॉफोर्ड। क्रियात्मक अनुसंधान व्यवस्थित खोज की क्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति समूह क्रियाओं में रचनात्मक सुधार और विकास लाना। उपरोक्त कथन किसका है? राइट आंसर हो जाएगा बी, मैगेथिटे का। निम्नलिखित में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रकार कौन सा है? निदानात्मक क्रियात्मक अनुसंधान, प्रयोगात्मक क्रियात्मक अनुसंधान, अनुभवी क्रियात्मक अनुसंधान, या ये सभी। राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। वाणिज्य शिक्षण में क्रियात्मक अनुसंधान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? छात्रों से, शिक्षकों से, विद्यालय से, या उपरोक्त सभी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑल द बेस्ट एवरीवन।